हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा था केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ओके, परिवर्तन की बात हम कर रहे थे। हमने एक छोटा सा बीज लिया था जिसे हमने कहा था कि उसे मिट्टी में डाल देंगे। कुछ ऐसी उसके अनुसार कंडीशंस होंगी, प्रेफरेबल कंडीशंस आप उन्हें बोल सकते हो, जिनके अनुसार वो खुद में क्या करेगा, चेंजेस लाएगा या बदलाव लाएगा। ओके, वो बदलाव कैसे थे कि बीज ने अंकुरित होना शुरू किया। अंकुरित होने के बाद वो एक पौधा बना। ठीक है, पौधे से फिर क्या बना, थोड़ा एक बड़ा पादप बना या प्लांट बना, और देन उसके बाद एक ट्री यानी कि पेड़। ओके, तो ये सारे क्या थे, बदलाव आपने देखे। बीज से एक छोटे पौधे का बनना, वहां से एक पादप का बनना, फिर उससे एक विशालकाय पेड़ का बनना, ये सारे बदलाव वहां पर देखे जा रहे हैं। इसी तरह से जब कोई, जैसे बीज ने क्या किया, अपनी पूर्व स्थिति में पहले जो उसकी स्टेट थी उसमें उसने किसी तरह से दिया और कुछ नए गुण अपनाए, या क्या कहेंगे कि कुछ नई तरह से उसमें क्या दिखे आपको, गुण दिखे। ओके, तो हर एक चीज जब अपनी पूर्व स्थिति में बदलाव करती है किसी भी तरह से, तो उसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। अब ये परिवर्तन आपका कैसा हो सकता है, ये परिवर्तन सिर्फ अगर भौतिक हो। भौतिक कैसे होगा कि आपने सिर्फ उसके साइज में यानी आकार में चेंज कर दिया, माप में उसके चेंज कर दिया, रंग में परिवर्तन आ गया, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाए। ओके, वहीं अगर उसके गुणों में परिवर्तन आया, उसके रासायनिक कंपोजिशन में चेंज आ गया है, तो उसको आप क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ओके, जैसे आप क्या कहते हैं कि लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था, उसको काट करके हमने छोटा टुकड़ा बना, तो आपने सिर्फ क्या किया, लकड़ी के टुकड़े का जो साइज था उसमें चेंज किया, यानी आकार में परिवर्तन किया आपने। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, उसकी एक भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो इसे आप क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन जो लकड़ी थी उसके केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। जो पहले बड़ा ब्लॉक था, पहले बड़ा गुटका रहा होगा लकड़ी का, वो जिस लकड़ी का था, जिस भी पेड़ की लकड़ी से वो बना हुआ था, बाद में जब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, वो उसी पेड़ की लकड़ी का रहा फिर भी। ओके, उसके गुण जो पहले रहे होंगे, हो सकता है वो पहले मजबूत लकड़ी रही होगी, टिकाऊ रही होगी, जब उसके छोटे पीसेस कर दिए तब भी वो वैसी ही रही होगी। कलर उसका चेंज आप लोग कर सकते हैं कि आपने उसको कलर कर दिया है, किसी भी पेंट वगैरह कर दिया है, तो उसके भौतिक गुण में चेंज कर रहे हैं, रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाया गया। ओके, तो ये आपका क्या था, भौतिक परिवर्तन था। रासायनिक परिवर्तन क्या कहता था कि जो उसके रासायनिक गुण हैं या केमिकल कंपोजिशन, जिन अवयवी घटकों से मिलकर वो बना हुआ है, उनमें अगर आप क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ओके, जैसे आपने कहा कि दूध से दही बन गई। ठीक है, दूध को ऐसी कंडीशंस पर रखा गया, ऐसे टेम्परेचर पे रखा गया कि वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी दही में कन्वर्ट हो गई। तो उस दूध के जो क्या थी, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उनमें किसी प्रकार का चेंज आया, बदलाव आया, और वो किस में बदल गया, दही में बदल गया। तो वो क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओके, या आप क्या कहते हैं कि लोहे की कोई वस्तु है और वो लोहे की वस्तु बहुत समय के लिए खुले में पड़ी हुई है आपके एनवायरनमेंट में, वो पानी से, नमी से आप कह सकते हैं, मॉइस्चर से, या एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। उससे क्रिया करने के फलस्वरूप वो क्या बना रही है, जो लोहे की चीज है, आयरन की जो बनी हुई है, आयरन के ऑक्साइड्स बना रही है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड बना रही है, यानी धीरे धीरे उस पर संक्षारण हो रहा है या रस्ट की, जंग की एक परत चढ़ रही। ओके, तो जो लोहा पूर्व स्थिति में था वो क्या हुआ, पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अब उस स्थिति में नहीं रहा, या आप क्या कहेंगे, वो क्या हो गया है, संक्षारित हो गया। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो वो लोहे का जंग लगना एक क्या है,
केमिकल चेंज है या रासायनिक परिवर्तन है। इतनी चीजें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, अलग अलग तरह के भौतिक परिवर्तनों में। आपने कहा था कि कोई बड़े साइज का पेपर है, उसको काट करके छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमने पेज के सिर्फ टुकड़े किए हैं। जो पेज पहले था हमारे पास, वो हमारे पास बाद में भी है, सिर्फ साइज में हमने उसका चेंज किया है। ओके, यही आपने क्या कहा, केमिकल चेंजेस देखे, जहां पर आपने बोला कि हम किसी मेटल की कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका हम क्या बनाते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जहां पर आपने क्रियाशीलता का क्रम भी देखा, अलग अलग परिवर्तन इस तरह से देखे। आपने कहा कि खाना हम खाते हैं और खाने का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है बॉडी में, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज। ओके, तो आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में बहुत सारे अंतर आपने वहां से स्पष्ट किए थे। आपने कहा था भौतिक परिवर्तन में ये निश्चित कर लिया जाता है कि जो पूर्व स्थिति में आपका रिएक्टेंट या अभिकारक रहा होगा, उसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में जब आपकी रिएक्शन चलती है तो वो इरिवर्सिबल होती है, यानी अनुत्क्रमणीय, जिसमें आप पूर्व स्थिति में जो चीज थी आपके पास, जब आपने कहा दूध से हमने दही बना लिया, तो इस दही से आप वापस क्या नहीं बना पाएंगे, दूध नहीं बना पाएंगे। ओके, ये वहां पर था। साथ ही आपने क्या बोला कि जो आपका भौतिक परिवर्तन है उसको वापस हम प्राप्त कर लेंगे, दैट मीन्स कि वो रिवर्सिबल होगी। ओके, उत्क्रमणीय चलेगी। जैसे आपने क्या बोला कि हमने अगर स्टेट में चेंज किया है, स्टेट में चेंज कैसे करेंगे, आपके पास आइस क्यूब्स थी, बर्फ के टुकड़े थे आपके पास, उनका क्या किया आपने, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो उन्होंने पिघलना शुरू किया। पिघलने के बाद आइस क्यूब्स किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी वाटर में, पानी में कन्वर्ट हो गई। और अभी क्या होगा, उस पानी को आप दोबारा कम तापमान पर ले जाएंगे। कम तापमान पर ले जाने पर क्या होता है, आपका पानी पुनः जमना या सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देता है, यानी आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप स्टेट में चेंज करने से क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी वहां पर दिख रही, यानी बर्फ से आपने पानी बनाया, तापमान ज्यादा करने पर, तापमान कम किया तो पानी वापस किस में कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। जो बर्फ था उसमें भी H2O था, 2 हाइड्रोजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन का एटम था। ओके, और वहीं पर जो आपका क्या था, पानी था, उसमें भी 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहा, किस केस में, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज के केस। तो ये मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है एक बार, एक आइडिया आपको आ गया होगा कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनते हैं, जिसको आप एक तरह का क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। वहीं आप क्या कहते हैं कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर आपकी क्या होती है, मेटल होती है, उसका सॉल्ट सोल्यूशन दिया जाता है कॉपर सल्फेट। इसमें आयरन डाला जाता है, आयरन भी आपका एक मेटल है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेता है, जो कि क्या है, आयरन सल्फेट का। ये किस कारण से होता है कि आयरन जो होती है आपकी, वो ज्यादा क्रियाशील होती है, मोर रिएक्टिव देन क्या कहते हैं आप, कॉपर। कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, इस वजह से आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से विस्थापित कर। जहां आपने क्या कहा था कि दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉपर और सल्फेट, इन दोनों में क्या हो रहा है, इस आयरन कोई तीसरा दोस्त आता है, वो क्या कहता है कि मुझे कॉपर को सल्फेट के साथ से अलग करना है। तो वो कैसे अलग कर पाएगा, जब भी आपका आयरन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसकी तुलना में, इस कॉपर की तुलना। ठीक है, आयरन ज्यादा स्ट्रांग होगा तभी वो कॉपर को क्या कर पाएगा, हटा पाएगा। ओके, तो हमने क्या कहा कि सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि ये जो आयरन है आपका, ये कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है, या हम क्या कहेंगे, ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से हटा रहा है और उसकी जगह पर स्वयं आ रहा है। ठीक है, आयरन यहाँ पर आ गया, आयरन का सल्फेट सोल्यूशन बन गया, कॉपर यहाँ अलग विस्थापित हो गई, उसने कॉपर को अलग फेंक दिया कहीं उठाकर। ठीक है, अभी हम क्या कहते हैं कि अगर आयरन सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, आयरन का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, उसमें कॉपर को डालते हैं, तो क्या कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगी आयरन को, तो नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया है कि आयरन क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। इन दोनों फ्रेंड्स की अगर तुलना करें,
आयरन किससे, कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स कि कॉपर कम स्ट्रांग, कम ताकतवर है। और इसको किसके केस में समझिए, रिएक्टिविटी के उसमें समझिए, ठीक है, कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है देन आयरन। तो कॉपर यहां से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो ये भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। ओके, इस तरह से आपने कई अलग अलग क्या पढ़े थे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे। अंतर आपने इन सब में स्थापित किया था। अंतर आप लोगों ने पढ़ लिए थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। लोहे पर जंग लगना, जिसे हम क्या कह रहे थे कि ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसको हम और अच्छे से पढ़ रहे थे, जहां पर हमने क्या कहा कि कोई तो हमारे घर में लोहे का बर्तन, ठीक है, वो हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया कहीं बाहर, ठीक है, घर के बाहर। अब क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में चारों तरफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। घर के किसी भी कोने में चले जाइए, सांस तो लेते ही रहते हैं, क्योंकि सभी जगह ऑक्सीजन है। ऐसा तो नहीं है कि अगर बाहर जाते हैं तभी हमें सांस आती है, घर के अंदर आते हैं तो सांस लेना बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो सभी जगह ऑक्सीजन है। तो वो लोहे का बर्तन बाहर कहीं पड़ा हुआ है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, जो इस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर रहा है। और मॉइस्चर भी है हमारे एनवायरमेंट में, नमी भी होती है। कभी सर्दियों के केस में आप देखते हो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, तो इसका मतलब उस टाइम पे एनवायरमेंट में मॉइस्चर, आर्द्रता या नमी बहुत ज्यादा रहती है। गर्मियों में मौसम कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम नमी थोड़ा कम हो जाती है, तो शुष्क हो जाता है एनवायरमेंट। ओके, तो क्या कह रहे हैं, उस मॉइस्चर से जिसके कारण आपको ठंडक फील हो रही है, और वो ऑक्सीजन जिससे आप सांस ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, लोहे का वो बर्तन जो कि लोहे से बना हुआ है, उस लोहे के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और किस तरह से अभिक्रिया कर रहा है कि आपका आयरन के ऑक्साइड बन रहे हैं। ओके, आयरन का ऑक्साइड का मतलब क्या है कि रस्टिंग हो रही है उस आयरन की, जंग लग रहा है उस पर, ठीक है, जो कि आप सामान्य भाषा में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई तो ट्रेन थी बहुत पुरानी, बहुत समय तक ऐसी ही पड़ी हुई थी, और इस पर क्या हुआ, बारिश भी गिरी, नमी, ऑक्सीजन एनवायरमेंट में थी, वो भी इसको मिली, और ये जिस आयरन यानी लोहे से बनी हुई थी, उस लोहे ने क्या करना शुरू कर दिया, संक्षारित होना शुरू कर दिया। यानी आयरन और वाटर, नमी का मतलब क्या है, पानी, पानी क्या है आपका H2O, ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, और क्या बना दिया, आयरन के ऑक्साइड्स बना दिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आयरन आपका किसके साथ रिएक्ट कर रही है, O2 के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, और क्या बना रही है, आयरन के ऑक्साइड बना रही है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, रस्ट कह रहे हैं या जंग कह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो ट्रेन थी, लोहे की बनी हुई रेलगाड़ी थी, इस पर क्या लग गया, जंग लगी। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अभी आप क्या कहेंगे कि हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब हो गई है, यानी दोबारा आप उस ट्रेन को उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये तो क्या हो गया, संक्षारण हो गया। जब आप क्या कह रहे हैं कि संक्षारित हो रही हैं चीजें, यानी जो ये आयरन ऑक्साइड है, इसकी परत चढ़ रही है। ठीक है, इसकी परत चढ़ रही है, दैट मीन्स कि वो चीजें खराब हो रही। ओके, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि वह प्रतिक्रिया किस तरह से हो रही है। तो किस तरह से कहा हमने कि आपका वाटर और ऑक्सीजन के साथ जो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, आयरन के हाइड्रोक्साइड आयरन के ऑक्साइड में या फेरिक ऑक्साइड में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट। ठीक है, यही आपकी प्रक्रिया थी। देन आप क्या कहते हैं कि अगर ये लोहे पर जंग लग रहा है, तो जो लोहे पर जंग लगना हम कह रहे हैं कि लोहे पर जंग लग रहा है या आयरन की रस्टिंग हो रही है। ठीक है, अब वो कैसे होती है, कुछ तो शर्तें होंगी, कुछ तो ऐसी कंडीशंस होगी जिनकी वजह से क्या होना चाहिए, जंग लगना चाहिए। चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपको जंग लगवाना है, उसका मतलब ये है कि जंग लग रहा है, तो उसके लिए कुछ तो आवश्यक शर्तें होंगी जिनके कारण से किसी चीज का संक्षारित होना तय है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले वस्तु किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। जब हम लोहे पर जंग लगने की बात कर रहे हैं, रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग जो होती है, जंग लगना जिसे आप लोहे के केस में कह रहे हैं, संक्षारण मेटल की किसी भी धातु का हो सकता है। ठीक है, जो क्या होंगी, ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी। जैसे कि आप क्या देखते हैं, जब आप तांबे की बात करते हैं तो उसमें ग्रीन कलर की आपको, जब वो बहुत टाइम तक ऐसे खुली पड़ी हुई रहती है, तो ग्रीन कलर की लेयर, हरी कलर की परत उस पर चढ़ जाती है।
तो वो उसकी रस्टिंग हो गई। सिल्वर अगर आप देखते हैं, चांदी के अगर आप ज्वेलरी को देखेंगे जो बहुत टाइम तक आपने यूज की होगी, तो वो थोड़ा ब्लैकिश कलर की होने लग जाती है या डार्क ग्रे कलर की, तो वो क्या होता है, उसकी रस्टिंग होना शुरू हो गई, यानी वो संक्षारित हो रही है। तो हम यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की बात कर रहे हैं। लोहे पर जंग लगना, वो जो रस्ट की लेयर आती है वो ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट या आपकी कोई बॉडी है, वस्तु है, वो किससे बनी हुई होगी? लोहे से बनी। ओके, लोहे से बनी हुई है। दूसरा, कैसी है? उस पर किसी और चीज की लेयर नहीं है। ठीक है, लेयर नहीं है तो डायरेक्ट, यानी जो आयरन है, वो चीज जिससे बनी हुई है, जिस लोहे से बनी हुई है, उसका कांटेक्ट डायरेक्ट एनवायरनमेंट से हो रहा है। और एनवायरनमेंट का मतलब, एनवायरनमेंट में क्या है? एयर है, हवा है, उस हवा से कांटेक्ट हो रहा है। और हवा में आपके क्या है? ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के साथ आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। और यही कांटेक्ट किसके साथ हो रहा है? जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर यानी नमी है, इनडायरेक्टली क्या कहेंगे कि पानी जो है उसके साथ क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है। तो इन तीनों का जब आपस में संपर्क हो रहा है, किसका? लोहे की वो वस्तु में जो लोहा है, दूसरा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है? जो पानी यानी कि नमी है। तो आयरन, वाटर और ऑक्सीजन का जो क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही हैं, और उसके बाद क्या बना रही हैं? आयरन का ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बना रही हैं। वही आपकी रस्ट है। तो शर्त क्या हो गई? ऑक्सीजन होनी चाहिए, नमी वहां पर होना चाहिए, लोहे का ऑब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तो आपका क्या कहा जाएगा? उसको रस्टिंग कहा जाएगा। एक चीज यहाँ से समझ में आती है कि जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन उपस्थित है वहां पर, इस वजह से अभिक्रिया चल रही है। यही चीज आपने दहन के केस, जब कंबशन हम लोग पढ़ रहे थे, तब भी आपने कहा था कि कंबशन में, दहन यानी आग लगने की प्रक्रिया में भी हवा या आप कहेंगे ऑक्सीजन क्या होती है? चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक है वहां पर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो इसीलिए आपका जो रस्टिंग होता है उसको स्लो कंबशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, और बर्निंग में भी, या आप जब कंबशन कहते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या उस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता है। यानी अगर आपने लोहे की वस्तु को किसी ड्राई प्लेस पे रखा है जहां पर कि उसको नमी के संपर्क में वो नहीं आ पा रहा है, तभी उसका संक्षारण होना पॉसिबल नहीं है। अर्थात यदि हवा में नमी नहीं हो तो लोहे में जंग नहीं लगेगा, या लोहे को ऑक्सीजन या पानी किसी एक से संपर्क में आने से रोक दिया जाए तो लोहे में जंग लगाने से रोका जा सकता है। तो अभी आप क्या करेंगे? आपने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है कोई, ये क्या कर रही है? ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी है और H2O भी है, इससे क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी। ये ब्लैक सरफेस इसकी दिख रही है, दैट मीन्स कि लोहे पर किसी और चीज की परत नहीं चढ़ी है। अभी लोहा सिंपल क्या है? लोहा ही है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, किसके? ऑक्सीजन के भी और H2O यानी वाटर के भी, दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है। अभी आपको क्या करना है? इस कांटेक्ट को तोड़ना है, संपर्क को तोड़ना है। संपर्क कैसे तोड़ेंगे? इसके बाहर एक आवरण बना देंगे, ऐसा आवरण जिसके अंदर H2O यानी पानी और ऑक्सीजन एंटर न कर पाए। तो कैसे बनाएंगे? हम कहते हैं कि कोई और परत इसके ऊपर आप क्या कर देंगे? चढ़ा देंगे। ओके, ये कोई और परत इसके ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, ये परत चढ़ने के बाद इसको क्या कर दिया गया? इस आयरन ब्लॉक को या लोहे की जो वस्तु थी इसको रोक दिया गया ऑक्सीजन से संपर्क करने से या H2O से संपर्क करने से। ठीक है, और यही जो आप लेयर चढ़ाते हैं इसको आप क्या कहते हैं? पेंट करना। तो पेंट करने से आप क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाते हैं। इसीलिए आपके घरों में लोहे के जो दरवाजे होते हैं, ग्रिल्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनको संक्षारण से या जंग लगने से बचाने के लिए ही उनका क्या किया जाता है? उनमें पेंट लगाया जाता है। और क्या किया जाएगा? ऑयलिंग की जाती है, ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है,
साथ में अभी सिर्फ पेंट लगाया है, पेंट के अलावा क्या करेंगे, किसी और मेटल की लेयर चढ़ा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो वो भी प्रोसेस आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इस तरह से जंग लगने से, आप जब एक बार चीज पे जंग लग गई तब तो उसको बचा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे पहले जंग लगने से बचाया जा सकता है कुछ तरीकों को अपना करके, जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आता है आपका पेंट, पेंटिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। पेंट लगा करके वस्तुओं को क्या किया जाता है, लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाया, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने से सुरक्षा या बचाव के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले होता है आपका पेंटिंग, यानी पेंट यूज किया जाता है, और ये पेंट लगाकर, लोहे की वस्तुओं पे पेंट लगा करके उनको अगर पेंट लगा देंगे तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन के या फिर वाटर, ठीक है। जो पेंट की लेयर है वही रहेगी किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में भी और आपके H2O के संपर्क। ओके, तो इस तरह से जो बाहरी परत है इसकी पेंट की, वही आ रही है अब किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के भी और वाटर के भी। तो अब क्या नहीं होगा, संक्षारण नहीं होगा अंदर वाली लेयर का, और अंदर वाली लेयर आपकी कौन सी है, आपके लोहे की। ओके, जिस तरह से हमने पहले एक ब्लॉक बनाया था कि ये लोहे का कोई ब्लॉक है और इसको बचाना है, यहाँ कहीं आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और ये आपकी क्या है, H2O भी है यहाँ पर। इन दोनों के कांटेक्ट में आने से इसको बचाना है। कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, इस पे पेंट लगा देते हैं। ये आपने पेंट लगा दिया, जब ही आपने पेंट लगाया तो पेंट लगाने से क्या हुआ, ये लोहा जो था ये क्या हुआ, अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, संपर्क में नहीं आ पाएगा ऑक्सीजन के और H2O के। अब संपर्क में कौन आएगा, पेंट की लेयर आएगी, ठीक है। तो पेंट का तो संक्षारण होगा नहीं, ठीक है। क्या हो सकता है, धीरे धीरे आपका पेंट खराब हो जाएगा, फिर आप क्या करते हो, दोबारा पेंट कर देते हो। तो इस तरह से पेंट लगाने से क्या किया जा सकता है, वस्तुओं को, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से या संक्षारित होने से, उनका कोरोजन होने से, या आप बोलोगे रस्टिंग होने से बचाया जा सकता है। ओके, तो पहली विधि हो गई आपकी पेंटिंग। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स पर पेंट लगाया जाता है, पेंट लगा करके एक लेयर चढ़ा दी गई है, और वो लेयर क्या करेगी, ऑक्सीजन से संपर्क बनाने में रोकेगी, साथ ही आपके पानी के साथ संपर्क बनाने से भी रोकेगी। लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने से उसे जंग से बचाया जा सकता है। लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने पर लोहा हवा में वर्तमान ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आता है तथा जंग नहीं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटिंग आपकी क्या है, पेंट किस तरह से लगा करके उसका संक्षारण होने से रोका जा रहा है। किसका संक्षारण, लोहे की वस्तुओं का। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट मेथड देखेंगे। चलिए, ये पहला मेथड था आपका, जहां पर आपने क्या बोला कि मैम हम तो लोहे की चीजों पे पेंट लगा देंगे तो हमारे यहाँ जंग नहीं लगेगा चीजों पे, ठीक है। हमने भी कहा कि लगा दीजिए पेंट। अब क्या करेंगे, सारी चीजों पे भी तो पेंट लगा नहीं सकते। अब क्या होता है, मशीन्स होती हैं, मशीन्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन पर की क्या होता है, जो लोहे की बनी हुई होती है, ठीक है। अब वो क्या कर जाती हैं, कुछ टाइम बाद खराब होना शुरू कर देती है, या क्या करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं। तो फिर क्या किया जाता है, फिर ऐसी चीजों में आप क्या करते हैं, तेल डालते हैं। जैसे सिलाई मशीन होती है घरों में, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, सिलाई मशीन अगर काम नहीं कर रही है तो उसमें तेल डालते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा आपके यहाँ पर बहुत सारे और मशीन्स होती हैं, मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ग्रीस लगाया जाता है। कई इक्विपमेंट्स होते हैं, कई मशीनरी चीजें होती है जिनमें तेल डाला जाता है और ग्रीस भी अप्लाई की जाती है। तो वो किस लिए की जाती है, क्योंकि लोहे पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो रहा है, और उसको बचाने के लिए ऑयलिंग की जाएगी या ग्रीसिंग की जाएगी, ठीक है। तो लोहे के सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देने से वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और पानी से क्या कर रही है, लोहे के संपर्क को तोड़ रही है। बार बार क्या करना है, संपर्क को ही तो तोड़ना है हमें। किसके संपर्क को, ऑक्सीजन के संपर्क को और वाटर के संपर्क को। किससे, जो आपका लोहे का सामान है उस लोहे के साथ संपर्क में नहीं आने देना है। लोहे पर ऑक्सीजन को भी नहीं लगने देना है और पानी को भी नहीं लगने देना है। अब वो कैसे कर सकते हो, एक तो आपने पेंट लगा दिया, पेंट लगा करके क्या बोला,
कि अभी तो वस्तुओं पर जो लोहा है वो लोहे पर ना तो ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर पाएगी और ना ही आपका H2O आकर रिएक्ट कर पाएगी। दूसरा क्या करेंगे, अभी हम ऑयल की लेयर चढ़ा देंगे, तेल की परत चढ़ा देंगे या ग्रीस की परत चढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा, दोबारा हम उस संपर्क को तोड़ देंगे। ओके, यही कारण है कि साइकिल आदि की चेन पर ग्रीस की परत नियमित रूप से चढ़ाई जाती है ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। ओके, तो इस तरह से आपके लोहे की मशीन्स होती हैं या कुछ होती है, उनमें ग्रीसिंग की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है या तेल की परत चढ़ाई जाती है। किस लिए ये सारी विधियां हम किस लिए पढ़ रहे हैं, उस लोहे की वस्तु को जंग से बचाने। ओके, क्योंकि वो एक केमिकल चेंज है। एक बार आपकी वस्तु खराब हो गई, अगर रस्टिंग के फेज में चली गई, उसका कोरोजन हो गया, तो फिर आप उसको उससे बचा नहीं पाएंगे। तो उससे पहले क्या कर लेंगे, आप प्रिवेंशन कर लेंगे, यानी कुछ सावधानियां बरत लेंगे, कुछ ऐसी विधियां अपना लेंगे जिससे कि लोहे की वस्तु को जंग लगने से अभी आप बचा सकते। ओके, तो आपने पेंट लगा दिया कुछ वस्तुओं पे, कुछ पर आपने ऑयल की परत चढ़ा दी, तेल की परत चढ़ा दी, या आप क्या बोलेंगे, उनकी ग्रीसिंग कर। ओके, जल्दी से इस सेकेंड मेथड को नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेथड पे आएंगे। ओके, तो ये दूसरा मेथड आपने पढ़ा जिसमें आपने कहा कि लोहे की वस्तु पर क्या कर देंगे, तेल की परत चढ़ा देंगे या ग्रीसिंग कर देंगे, तो उसको लोहे के संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। तीसरा मेथड आपका कहता है यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन, जहां पर किया जाएगा। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपका, गैल्वेनाइजेशन में एक किसी अन्य मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, किस पर, आपके लोहे की वस्तु, ठीक है, और वो आपकी परत किसकी होती है, जिंक की होती है। ओके, लोहे आदि से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अभी क्या करेंगे, लोहे की वस्तु है आपके पास और उस लोहे की वस्तु को मॉल्टन जिंक लेंगे, पिघला हुआ जिंक, और उसमें डाल देंगे। उसमें डाल के क्या होगा कि जो लोहे की वस्तु का लोहा था, ठीक है, उस लोहे के ऊपर अभी जो मॉल्टन जिंक की, पिघले हुए जिंक की बात हम कर रहे हैं, उस जिंक की लेयर आ जाएगी। ओके, और जिंक की लेयर आने के बाद अब उस लोहे का, जो उस वस्तु बनी हुई थी जिस लोहे से, उस लोहे का संपर्क टूट जाएगा, किससे, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से और H2O। ठीक है, ये संपर्क ही हमें तोड़ना है। लेकिन अब संपर्क किससे होगा, अब संपर्क होगा जिंक से, और अब जिंक की लेयर जो होगी वो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक का ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, और जिंक के ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो फिर और अच्छे से क्या करती है, ऑक्सीजन को रोकती है आयरन तक पहुंचना। ओके, तो इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ गैल्वेनाइजेशन समझना है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, लोहे की वस्तु को जिंक के, मॉल्टन जिंक में डुबा दिया, या आप क्या कहेंगे, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दी है, और यही आपका गैल्वेनाइजेशन है या यशद लेपन। ठीक है, जिंक परत लोहे से बने सामान को हवा में उपस्थित पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकते हैं। ठीक है, यही संपर्क बार बार हमें तोड़ना है, जिस अर्थात जंग नहीं लगता। ठीक है, तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। रस्टिंग किस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि लोहे की वस्तु फिर से कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है ऑक्सीजन और H2O के, क्योंकि अभी जो कांटेक्ट हो गया है वो किस किस के बीच में है, जिंक के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में, जो कि किसके बीच में होना चाहिए था, जंग लगने के लिए आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और वाटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से समझिए, इस मॉल्टन जिंक में क्या करेंगे, ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, लोहे की कोई वस्तु है, इसको डुबा देंगे। ठीक है, जैसे ही आपने लोहे की वस्तु को मॉल्टन जिंक में डुबाया, ये जिंक की परत चढ़ गई किस पर, इस लोहे के ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, लोहे के ऑब्जेक्ट पर, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ गई है, और अब संक्षारण या ऑक्सीजन जो रिएक्ट करेगी वो किसके साथ करेगी, जिंक से करेगी। ठीक है, नॉर्मली समझिए इसे, आपके पास लोहे का ऑब्जेक्ट था, ये लोहे का कोई ब्लॉक है आपके पास, आयरन ब्लॉक है, इस पर आपने क्या कहा कि हमने जिंक की लेयर चढ़ा दी, ये ब्लू कलर की जिंक की लेयर आपने चढ़ा दी। ठीक है,
कैसे चढ़ाई कि लोहे का ऑब्जेक्ट लिया आपने पहले और इसको इस मोल्टन जिंक या पिघले हुए जिंक में आपने डुबो दिया। तो जैसे ही डुबोया ये ब्लू कलर की लेयर यहाँ पर आ गई। अब क्या होगा, अब होगा जो ऑक्सीजन है, यहाँ एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है और साथ में क्या है H2O है। ये किसके संपर्क में आएगी, इस जिंक के संपर्क में आएगी। ये लोहे तक नहीं पहुंच पाएगी। जब ये लोहे तक पहुंच नहीं पाएगी तो लोहे की वस्तु का संक्षारण क्या हो जाएगा, रुक जाए। ओके, तो यानी ये अंदर वाला ब्लैक कलर का जो आयरन का ब्लॉक है, यहां तक ऑक्सीजन और H2O नहीं पहुंच रही है। किस वजह से, क्योंकि जिंक है ना बाहर, जिंक उसको अंदर तक पहुंचने नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ इसका संक्षारण रुक गया। लेकिन इस जिंक से तो क्या कर रही है, ऑक्सीजन मिल रही है और वाटर भी मिल रही है। और अभी क्या कहा मैम ने कहा कि जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और रस्टिंग उनकी हो रही है, हर चीज की रस्टिंग हो रही है। जब ये हमने कहा सारी धातुओं की, तो ये जिंक भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसका ऑक्साइड बना देगी। तो कोई तो परत, तो यहाँ पर एक और परत किसकी आ जाएगी, जिंक ऑक्साइड की आ जाएगी, जो क्या करेगी अब और अच्छे तरीके से लोहे के संक्षारण होने से बचाएगी। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर और कुछ समझेंगे किसमें, गैल्वेनाइजेशन में। ओके, तो ये आपका क्या है, यशद लेपन है। आपने क्या कहा, लोहे की वस्तु थी उस पर जिंक की परत चढ़ा दी है, यही आपका क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया। जिंक की परत क्या कर रही है, ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क को तोड़ रही है, और वो संपर्क किसके साथ हो रहा था, लोहे के साथ हो रहा था, यानी आयरन के साथ। हालांकि जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है, इससे पहले आपने अभिक्रियाशीलता पढ़ी थी, तो वहां पर आपने क्या कहा था, जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। ओके, लेकिन जिंक का हवा में वर्तमान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बना देता है। ये मैंने आपको बता दिया है। जिसकी एक पतली परत जिंक पर चढ़ जाती है, जो जिंक की निचली परत को आगे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने से या रिएक्शन करने से रोकता है। ठीक है, क्या था, एक तो ये लोहे की परत थी, इस पर चढ़ा दी थी किसकी, जिंक की परत चढ़ा दी इस पर। और अब क्या हुआ, ये जिंक ने, ये रेड वाला जिंक समझ लीजिए, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक और लेयर बना दी, किसकी, जिंक ऑक्साइड की, ये लेयर बना दी। ठीक है, तो अभी एक और लेयर बन गई है जो प्रोटेक्ट कर रही है किसको, इस जिंक को प्रोटेक्ट कर रही है, जिंक ऑक्साइड की लेयर। जिंक ऑक्साइड की लेयर यानी ये ब्लू लेयर, वो वायलेट कलर की जो लेयर है, ये प्रोटेक्ट कर रही है जिंक की लेयर को, और जिंक की लेयर प्रोटेक्ट कर रही है किसको, आयरन। ओके, तो इस तरह से गैल्वेनाइजेशन में आपका क्या हो रहा है, वो लोहा जो है उसको हम बचा रहे हैं संक्षारित होने से। ओके, यही कारण है कि पानी की लाइनों में उपयोग किए जाने वाले लोहे के पाइप को गैल्वेनाइज किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा जंग से की जा सके। ओके, तो आपने जो पाइप देखे होंगे वाटर लाइन, उनमें क्या होता है, आपको व्हाइट कलर के, आयरन कैसा होता है, आयरन का कलर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, वो अंदर से लोहे के ही पाइप रहते हैं, लेकिन बाहर से उनपे जिंक की कोटिंग की जाती है या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्योंकि उसमें क्या करेगा, पाइप में पानी फ्लो करेगा ना, और ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है बाहर से एनवायरमेंट से, तो वो पानी और ऑक्सीजन मिल करके क्या करेगा, वहां पर रस्टिंग शुरू कर देगा, तो पाइप जल्दी खराब हो जाएंगे। तो उनको खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, जिंक की लेयर चढ़ाई जाएगी, ताकि जो लोहा, जिस लोहे से वो पाइप बना हुआ है, उस पर जंग ना लगे। ओके, तो होपफुली आपको इस सेशन में केमिकल और फिजिकल चेंज यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, एक बार मैंने आपको अच्छे से समझाया, दोबारा समझ आ गया होगा। अंतर आप लोग स्पष्ट कर लेंगे, जो कि आपने पिछले सेशंस में पढ़ा है। और जंग लगने की प्रक्रिया भी आपने पहले पढ़ी थी, मैंने आपको दोबारा अच्छे से रिवाइज कर दी है। इस सेशन में हमने अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा, वो विधियां क्या कर रही हैं, हमें बचा रही हैं किसी भी वस्तु को जंग लगने से। तो इसको आप घर में जाके रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।